गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। तो आज की जो हमारी कविता है द मॉर्निंग ड्रीम, और ये भी विलियम कॉपर की एक रचना है और बहुत ही पॉपुलर पोएम है। और आइए देखते हैं इसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन को, साथ ही साथ समरी को भी हम लोग डील करेंगे। तो शुरू करते हैं। इट इज़ अ ड्रीम विजन इन 6 डबल क्वाड्रेंट्स। ये जो है एक कवि ने इसमें अपने ड्रीम को दिखाया है, अपने सपने को कह सकते हैं डिस्क्राइब किया है, डिपिक्ट किया है 6 डबल क्वाड्रेंट्स स्टांजाज में। द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ अपॉन द ओशन। वो ड्रीम में जो है अपने आप को एक समुद्र के ऊपर देखते हैं, पाते हैं। ही इज एक्कम्पनीड बाय ए लेडी, उसके साथ एक औरत भी है, हु इज ब्राइट लाइक द सन, जो कि सूर्य की तरह चमक रही हैं। शी लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल टू हिम, वो उसे काफ़ी सुंदर लगती है। हर ब्यूटी इम्प्रेस्ड द ऑथर, और उसकी सुंदरता से काफ़ी प्रभावित होते हैं लेखक। हर स्माइल वॉज डिवाइन, उसकी जो मुस्कुराहट थी, मुस्कान थी, वो काफ़ी डिवाइन कह सकते हैं कि दैवीय एक तरह से, बिल्कुल ऐसी जो कभी ढले नहीं, ख़त्म नहीं हो, ऐसा सुंदर। एंड हर फेस वॉज एज ब्राइट एज द सन, और उसका चेहरा उतना ही चमकीला था जितना कि सूर्य। द पोएम इज़ ए पास्टोरल बैलड। अब बैलड क्या होता है? बैलड एक सॉन्ग टाइप होता है, और एक पास्टोरल यानी देहाती, समझ सकते हैं, यानी रूरल सेटिंग है इस पोएम की। ही डिस्क्राइब्स दैट, वो वर्णन करते हैं, इट इज़ द सीजन ऑफ द स्प्रिंग, यानी बात है स्प्रिंग सीजन की। अब जानते हैं स्प्रिंग सीजन कितना प्यारा होता है, नेचर को भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसमें बताया गया है। ही इज अस्लीपिंग एंड ही ड्रीम्स दैट, वो सो रहे हैं और वो सपने देखते हैं कि ही हैज़ ए टैलेंट टू सिंग, कि उनके पास एक प्रतिभा है गाने की, जो कि उन्हें जीते जी नहीं, मतलब जागते पता नहीं चलती थी, सपने में उन्हें इस प्रतिभा का अंदाज़ा हुआ। इट एम्यूजेज हिम वेरी मच, और इससे वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं कि उनके पास गाने की भी प्रतिभा है, उन्हें गाने भी आता है। ही कंटिन्यूज टू सी द ड्रीम, उस स्वप्न को वो कंटिन्यू करते हैं, इन विच ही कैन सी दैट ही इज़ ऑन अ वॉयज, वो अपने आप को पाते हैं कि वो एक समुद्री यात्रा पर है। वॉयज का मतलब समुद्री यात्रा होता है। एलॉन्ग विद दैट ब्यूटीफुल लेडी, और साथ में वो सुंदर स्त्री भी हैं। ही ट्रेवल्स टू एन आइलैंड, और वो ट्रेवल करते हुए एक आइलैंड यानी टापू की तरफ जाते हैं। वंस, एक बार, द लेडी क्राइज, चिल्लाती है, वह औरत जो है वो चिल्लाती है, दैट सी इज द मास्टर ऑफ द स्लेव्स, कि वो गुलाम की मालकिन है, मतलब गुलामों की मालकिन है, बहुत सारे उसके गुलाम हैं, वो सब की मालकिन है। इट शोज दैट, यह दिखाता है कि दिस पोएम इज एन एंटी स्लेवरी पोएम, यह एक जो है ऐसी कविता है जो गुलामी की दास्तां को खत्म करना चाहता है, गुलामी के विरुद्ध है, मतलब स्लेवरी जो है कि सपोर्ट में नहीं है पोएट, ऐसा लगता है कविता से। दिस इज एन अनयूजुअल मैटर टू हैंडल इन ए पास्टोरल, और स्वाभाविक है गांव में जो है एक ऐसी ये प्रथा रही थी एक समय में कि ये किसी के भी नियंत्रण में नहीं थी, मतलब ये प्रथा जोरों शोरों पर थी। आप लोग सुने होंगे, हम लोगों में भी, हमारे देश में भी जो है बंधुआ मजदूरी एक समय थी, जिसमें कि सिर्फ पेट भर खाने दिया जाता था। इन दिस पोएम, कविता में, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, दैट कॉपर यानी पोएट जो है wanted to describe the pastoral simplicity, गांव की वो साधारणता को, सिंप्लिसिटी को दिखाना चाहते हैं अपनी कविता में। He also argues that, वो यह भी कहते हैं, against slavery, मतलब एक्चुअली वो अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं स्लेवरी के, जैसा कि पहले भी मैंने बताया। विलियम कॉपर चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ 18th सेंचुरी नेचर पोइट्री, उन्होंने नेचर पोइट्री के रूप को ही बदल दिया। बाय राइटिंग अबाउट एवरीडे लाइफ, उन्होंने नेचर के बारे में छोड़कर, हालांकि नेचर तो हमारे है ही हमारे लाइफ में, लेकिन नेचर से ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटी दी किसको? हमारे एवरीडे लाइफ को, दैनिक जीवन को। ही ऑफन फाउंड टू बी राइटिंग अबाउट द सीन्स ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड, और अक्सर उन्होंने इंग्लैंड के गाँवों के बारे में लिखा। पास्टोरल समझ रहे हैं, गाँव मतलब देहाती विवरण, चित्रण उन्होंने किया। ही हैज़ रिटन ए फ्यू पोएम्स अगेंस्ट स्लेवरी, और उन्होंने सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी कई कविताएं हैं जो उन्होंने स्लेवरी के खिलाफ लिखी हैं, गुलामी के खिलाफ लिखी हैं। हिज फ्रेंड न्यूटन, उसके दोस्त न्यूटन ने उनसे पूछा, आस्क्ड हिम टू राइट इन द सपोर्ट ऑफ एबॉलिशनिस्ट, मतलब
और उसके दोस्त मित्र थे न्यूटन, जिन्होंने उनसे कहा था कि आप दास प्रथा के खिलाफ लिखें, गुलामी प्रथा स्लेवरी के खिलाफ लिखें। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल के दौरान, ही ऑब्जर्व्ड सो मेनी सोशल इशूज, उन्होंने बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को देखा, सामाजिक परेशानियों को देखा। बीइंग एन ऑथर, एक ऑथर के होने के नाते, ही ऑलवेज ट्राइड, उन्होंने हमेशा प्रयास किया, टू रिमूव सोशल एविल्स, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का, बाय राइटिंग। अब एक लेखक लिख कर ही अपनी बातों को रख सकता है, वो मारपीट युद्ध तो करने जा नहीं सकता, तो वो अपनी बातों को अपने लेखन के जरिए ही कह सकते हैं सामाजिक मुद्दों के ऊपर अपनी विचार को, अपनी राय को रखता है। He died at the age of 68 in 1800, 68 साल की उम्र में 1800 में उनकी मृत्यु हो गई थी। This poem was written and published in 1788, मरने से कुछ 12 साल पहले इस कविता को पब्लिश करा गया था 1788 में। In this poem, इस कविता में, the author has described, कवि ने वर्णन किया है, the sufferings of slaves, गुलाम की पीड़ाओं को उन्होंने दिखाया है, कितनी पीड़ा से गुजरते हैं वो। On the author's point of view, in the author's point of view, यानी कवि की दृष्टिकोण में, कवि की नजर में, nature does not like slavery, यानी प्रकृति भी गुलामी पसंद नहीं करती, प्रकृति खुद पसंद नहीं करती, बिकॉज क्योंकि it always try to feel us good, क्योंकि प्रकृति हमें हमेशा अच्छा महसूस कराना चाहती है। The season in which the speaker started his voyage, जिस सीजन में उन्होंने शुरू किया था अपनी समुद्री यात्रा को, was spring, वो स्प्रिंग सीजन था। It symbolizes, यह प्रतीक है एक तरह से, the positive side of nature, प्रकृति के सकारात्मक पहलुओं को दिखाता है। Though, वैसे तो, he didn't do all these things in reality, हालांकि ये चीजें उन्होंने सच में नहीं करी, एक सपना ही था, बट इट इज द माइंडसेट ऑफ द ऑथर। और स्वाभाविक है, सपने में हम वही चीजें देखते हैं जो हमारे मन में होता है। तो कवि की कहीं ना कहीं एक मनसा रही होगी कि वो गुलामी के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। फ्रॉम नेचर टू स्लेवरी, यानी प्रकृति से लेकर गुलामी तक, क्योंकि प्रकृति खुद ही जो है इसके खिलाफ है, तो वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। When he was floating on the ocean, जब वो आगे बढ़ रहे थे, फ्लोट कर रहे थे, मतलब कह सकते हैं कि शिप पर थे, अपनी यात्रा पर थे। He went to the western part, वो पश्चिमी हिस्से में गए। During all these things, इन सबों के दौरान, he also felt, उन्होंने यह भी महसूस किया, the beauty and goodness of nature, प्रकृति की सुंदरता को उन्होंने देखा। The billows or waves of the ocean lifted his boat in the upward direction, अब जिस तरह से समुद्र की लहरें जहाज को ऊपर की तरफ ले जाती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। द ब्रीज, ब्रीज मतलब एक शांत हवा को ब्रीज कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, जब हल्की हल्की मंद मंद हवा बहती है। वॉज फ्रेश, हवा बहुत ही ताज़ी थी। एंड सो इट वॉज प्लीजिंग द ऑथर, और ऑथर बहुत ही खुश थे उस हवा से। वैसे भी सुबह की हवा काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इन द स्टीयरेज, स्टीयरेज का मतलब होता है जिस जगह से जहाज को संचालित किया जाता है, जहाँ जहाज का कैप्टन होता है, जहाँ से मोड़ा जा सकता है जहाज को। द ऑथर सॉ ए ब्यूटीफुल लेडी, और जहाज को कौन ले जा रही थी? एक वही जो ब्यूटीफुल औरत जो थी, लेडी जो थी। हर ब्यूटी इम्प्रेस्ड हिम विथ ऑव, ऑव मीन्स डर होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि काफी प्रभावित हुए, और साथ ही साथ इनके मन में एक डर भी था। द ऑथर सेज दैट, कवि कहते हैं कि he had never been taught by such a lady, कभी भी उन्होंने ऐसी स्त्री से, ऐसी लेडी से कभी कुछ नहीं सीखा। She was lighting over the ocean, वो समुद्र में चमक रही थी। In between the waves, लहरों के बीच में। The author says that, कवि कहते हैं कि he heard, ई नहीं होगा यहाँ पर, HEARD हो जाएगा। He heard her voice, उसने उनकी आवाज़ सुनी उस लेडी की। वो क्या कहती थी? I go to make free men of slaves, मतलब मैं गुलामों को आज़ाद करने जा रही हूँ। As they reached, जैसे ही वे लोग पहुँचे their destination, अपने गंतव्य को, they heard the cry of slaves, उन्होंने गुलामों की आवाज़, चीख पुकार सुनी। And they came to know that, और उन्हें पता चला, liberty was only to hear, कि उनके आवाज़ से बस वो चाहते थे कि उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। लिबर्टी मीन्स आज़ादी होता है, स्वतंत्रता, वे सभी आज़ादी चाहते थे। दस, इस प्रकार दे फेस्ड ए डेमन, और तब जाकर उन्होंने एक डेमन यानी राक्षस का सामना किया। फेस मतलब सामना करना।
द एनिमी ऑफ स्लेव्स, जो कि उन सबों को स्लेव बनाकर रखा हुआ था, पकड़ कर रखा हुआ था। इन हिज हैंड, उसकी हाथ में, देयर वॉज ए साइन ऑफ हिज रूल, मतलब उसके हाथ में कुछ ऐसा चिन्ह था जो कि शासन का, उसकी शासन को का प्रतीक था। इट वॉज लुकिंग फ्रॉम हिज अपियरेंस, उसके दिखावे से ऐसा लग रहा था दैट ही वॉज लुकिंग आउट फॉर हिज प्रे, कि वो अपनी शिकार को ढूंढ रहा था। बट सून ए गॉडेस, लेकिन जल्दी ही एक देवी, लाइक वुमेन, उसी औरत की तरह, ग्रैब्ड द टेरर फ्रॉम हिज हैंड, लेकिन जल्दी से उसका डर जो है वो उसके हाथ में जो साइन था, वो कह सकते हैं इतना डर सबका खत्म कर दिया, सारे गुलामों का। द ऑथर सेज दैट, कवि कहते हैं कि ही सॉ द डेमन क्राइंग फॉर डेथ, कि मैंने उसे मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखा, मरते हुए देखा। इट वॉज द टाइम ऑफ गुडनेस, और ये एक तरह से अच्छाई का समय था। हिज वॉइस वॉज एक्सेंडिंग, मतलब उसकी आवाज़ जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी, आवाज़ और ऊंची हो रही थी, टू द स्काई, आसमान में गूंज रही थी। एंड दिस वॉज ए वार्निंग फॉर देम हु डिड रॉन्ग थिंग्स, ये उन सबों के लिए एक वार्निंग थी, एक चेतावनी थी जो कि बुरे काम करते हैं। नाउ ही अवेक्स फ्रॉम हिज ड्रीम, अपने सपने से जगते हैं। एंड एज ही गॉट अप, जैसे ही वो जगे, ही हर्ड ए ग्लैड न्यूज, उन्होंने एक अच्छी खबर सुनी। इट वॉज सीमिंग दैट हिज ड्रीम कैम ट्रू, ऐसा लग रहा था मानो कि उसका सपना सच हो गया। नाउ द पोएम क्लोजेज विद द एंड ऑफ द ऑथर्स ड्रीम, और इस तरह से कवि के सपने के साथ साथ जो है यह कविता भी समाप्त हो जाती है। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, कविता की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी। इट कंसिस्ट ऑफ 48 लाइन्स, इसमें कुल 48 लाइन्स हैं। द मीटर इन विच द पोएम इज रिटन इज आयम्बिक टेट्रामीटर, ये टेट्रामीटर में लिखा गया है, मतलब 8 सिलेबल्स हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज द बैड कंडीशन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, यानी इंग्लैंड के सोसाइटी की जो बैड कंडीशन थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ऑथर के टाइम में, उसी को इसमें दिखाया गया है। द पोएम ऑल्सो कंटेन्स नेचर इमेजरी, इसमें प्रकृति को भी दिखाया गया है। इट इज़ द विक्ट्री ऑफ गुड थॉट्स ओवर इविल, मतलब अच्छाई का विजय जो है बुराई के ऊपर, उसमें दिखाया गया है। द पोएम इज रिमार्केबल फॉर इट्स यूनिक पर्पस, इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसको एक अनोखा, एक अलग सा एक पोएम माना जाता है। एंड इसी कारण से यह उल्लेखनीय भी है। एंड ऑल्सो कन्वेइंग ए मैसेज टू सोसाइटी, और समाज को एक बहुत अच्छा संदेश पहुंचाती है, किस तरह से हमें किसी के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर अपनी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें यही सिखाती है कि हम सबों को जीने का हक दें, सबों को समान रूप से अधिकार दें, सबको अपनी जीवन जीने का बिल्कुल हक है। तो यह एक सोशल मैसेज के साथ, यह एक नेचर डिपिक्शन के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ कविता की समाप्ति होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।